नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मायावती कह रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी लड़ेंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ का रविदास महल मंदिर बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारा कुछ रहेगा। उसमें म्यूजियम रहेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। 2000 गांव से और 300 नदियों से मिट्टी कलेक्ट करके लिए उस रविदास मंदिर के लिए लाया गया है। आप अचानक सोच रहे हैं कि ये रविदास मायावती की कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। उसके लिए आपको एक शब्द समझना होगा। इस शब्द का नाम है चमार। और चमार जब शब्द आता है ना, तो आपके सामने एक कैसी छवि आती है? दीनहीन टाइप का दलित आदमी होगा, चमड़े का काम करता होगा। अगर ये छवि आती है तो आप इग्नोरेंट हैं, आपको कुछ नहीं पता। ये जो चमार नहीं है, एक वंश था हमारे देश में, चंवर वंश, राजशाही वंश था ये। और इनका राज कब था? सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। इससे पुरानी भारत में कोई सभ्यता नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इनका काम क्या था उस समय? ये राजा थे वहां के, और इनका मुख्य व्यापार था ये मध्य एशिया में ईरान, और जो मध्य एशिया के आज सारे देश देख रहे हैं, जिसको अरब वर्ल्ड आजकल बोल रहे हैं, जहां लड़ाई छिड़ा हुआ है, उनको ये मीठा पानी सप्लाई करते थे। यहां पे मीठे पानी की कमी था, ये सप्लाई करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये राजा थे, आपको पता होगा। इस पे हमला हुआ था आर्यों का, इनकी जमीन छीन ली। जमीन छीन ली तो अब बेचारे ये करे क्या? तो ये अपनी ही जमीन पे मजदूर हो गए, पशुपालन करने लगे। अब उस वक्त आप सोचिए कि भारत का या सनातन का कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कहीं भी चमार शब्द का जिक्र नहीं है। आपने सोचा है कि चमार अगर कोई जाति होती तो ये चमार शब्द का जिक्र होता या नहीं होता? नहीं है। चमार शब्द का सबसे पहले जिक्र आया 16वीं शताब्दी में। इब्राहिम लोदी एक आक्रमणकारी था, इब्राहिम लोदी। इसने भारत पे हमला किया, और जब इसने हमला किया तो बंगाल में उस वक्त चंवर वंश के राजा राज करते थे। इन चंवर वंश के राजा का नाम था चंवर सेन, महाराज चंवर सेन। हिंदी डिक्शनरी में चंवर का मतलब जब आप ढूंढिएगा ना, तो एक छाता होता है जिसके ऊपर राजा के ऊपर लगा के रखता था नौकर। तो वो जो चंवर शब्द आया है ना, यही चंवर से आया है, क्योंकि पहले राजा थे जिन्होंने वो प्रथा शुरू की थी कि जब राजा चलेगा तो ऊपर से छाता, छतरी रहेगा, चंवर रहेगा। तो वो शब्द इसी से आया है, चंवर सेन। जब इब्राहिम लोदी आया, इब्राहिम लोदी ने देखा कि बंगाल में हम राजा चंवर से नहीं जीत पा रहे हैं। अब इसने क्या किया कि करे क्या करे। तो इस चंवर राज में उस वक्त, आप पहले चंवर जाति समझिए। चंवर जाति में 3 बड़े महापुरुष हुए, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक और संत रविदास। जब इब्राहिम लोदी आया तो उस वक्त संत रविदास थे, संत शिरोमणि जिनको बोला जाता है, संत रविदास को। अब इब्राहिम लोदी देखा कि करे तो क्या करे। उसी वक्त महाराणा प्रताप जो चित्तौड़गढ़ में थे, उनको पता चला, उनकी रानी ने कहा, महाराणा प्रताप की रानी ने कहा कि संत रविदास के बारे में सुने हैं, तो आप उनसे बोलिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए रविदास जी को कि आप, रविदास जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे राजगुरु बनिए। तो ये चले आए ये चित्तौड़गढ़, और महाराणा प्रताप के राज में ये महल में रहने लगे और अपना ज्ञान सबको देते थे, बातचीत करते थे। और काफी जनता इनके पास आने लगी, संत रविदास के पास बहुत सारे लोग आने लगे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी को लगा कि ये क्या हो रहा है? अगर सारे लोग रविदास जी के पास जाएंगे तो फिर हमारा इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? तो इसके पास एक चेला था, चेला नहीं कह सकते, इब्राहिम लोदी के पास एक विद्वान था,
और उस विद्वान का नाम था सदना फकीर। सदना फकीर को इब्राहिम लोदी बोला कि एक काम करो, तुम जाओ संत रविदास जी के पास और रविदास जी को या तो इस्लाम कबूल करवाओ और नहीं तो इनको गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके ले आओ। अब सदना फकीर गया। अब सदना फकीर पहुंचता है रविदास जी के पास। रविदास जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन तुम हमको इन्फ्लुएंस करो, ज्ञान शास्त्रार्थ हम दोनों के बीच होना चाहिए। तो सदना फकीर रविदास के बीच शास्त्रार्थ होता है। रविदास जी सदना फकीर को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं और ये सदना फकीर इतना इनसे प्रभावित होता है कि ये खुद हिंदू में बदल के और अपना नाम रख लेता है संत रामदास। अब संत रामदास और संत रविदास ये दोनों मिलके लोगों को सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अब इब्राहिम लोदी परेशान कि जिसको भेजे थे वो तो अपने हिंदू हो गया, तो हम करें क्या। तो ये क्या किया कि गिरफ्तार कर लेता है दोनों को, कि दोनों को जेल के अंदर डाल दिया कि रहो यहाँ। और जब जेल में थे संत रविदास तो इनको काम दिया चमड़े का काम जेल के अंदर दिया। अब संत रविदास जेल में चमड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत, उनके जो समर्थक थे संत रविदास के या भक्त कहें, उनको मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे संत रविदास को छोड़ो और नहीं तो हम बगावत करेंगे। 4 राज्यों की सेनाएं दिल्ली पर आक्रमण कर देती है कि संत रविदास को छोड़ो। ये 1567 की बात है। और जो इनको मानने वाले थे उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु जी हैं वो चमड़े का काम कर रहे हैं, तो हम भी चमड़े का काम करेंगे। तो वो वहीं चर्मकार हुए, जो इनको मानने वाले जिन्होंने चमड़े का काम किया चर्मकार हुए। अब देखिए कहानी, अंत में इब्राहिम लोदी को संत रविदास को छोड़ना पड़ा। ये है चवर वंश। एक और सवाल, ये तो मध्यकालीन भारत। अब आइए थोड़ा आगे आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो चवर वंश के राजा थे। ये सारे लोग इक्ष्वाकु कुल के थे, जो कि चवर वंश के जितने भी थे। और इक्ष्वाकु कुल, भगवान राम के बारे में आपने सुना होगा, हर चवर वंश का हर क्षत्रिय गर्व से अपना सरनेम राम के नाम पे रखता था। अगर आपके नाम में राम पहले है तो यह आपका व्यक्तिगत नाम है, लेकिन आपका सरनेम अगर राम है तो आपका खानदान है। आप आज भी देखते होंगे कई राम होते हैं, जगजीवन राम, जनक राम, ये सब जो राम सरनेम लगाते हैं आज भी। आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। वो चाहते तो इस्लाम भी अपना सकते थे, ईसाईयत भी अपना सकते थे। अंग्रेज तो इस वक्त राज कर रहे थे, उनको आराम से ब्रिटेन का सहयोग मिलता, ताकतवर भी रहते, लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों। तो इसका जवाब है वही इक्ष्वाकु कुल। भगवान बुद्ध को बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि मेरा खानदान कहाँ है। वो उन्होंने अपने खानदान को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, जो उनके पूर्वज ने बनाया था। ये है जवाब। एक और सवाल, जब आप चवर वंश के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो जब अंग्रेज यहां आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि ये एक लड़ाकू कौम है कि जो किसी से नहीं डरती। सांवला रंग है, मूछें तनी हुई है, हष्ट-पुष्ट शरीर है और वो जज्बाती हैं। उन्होंने, आप अंग्रेजों के का जब भी इतिहास पढ़िएगा, चाहे यहां हो, चाहे अफ्रीका में हो, आप लैटिन अमेरिका में हो, तो रंग को लेकर अंग्रेज लोग काफी सेंसिटिव थे। आप जब अफ्रीका में जाइएगा ना, तो वहां एक शब्द पढ़िएगा अपार्थीड।
इसको हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति। जब रंग भेद नीति का मतलब होता है कि जो अंग्रेज जहां गए ना, उन्होंने काले रंग के जो लोगों को देखा, काले रंग मतलब काली चमड़ी का, जिनका चमड़ी का रंग काला था, उनके साथ अंग्रेजों ने भेदभाव किया। ये यहां भी किया, वेस्ट इंडीज वगैरह के देशों में भी किया, गुलाम भी बनाया इन लोगों को। तो इनकी जो फितरत थी ना, ये जो काली चमड़ी के लोग होते हैं इनको पसंद नहीं करते थे अंग्रेज। जब वो भारत में आए तो देख कि एक लड़ाका बहादुर कौम है जो सांवला रंग का है और चमड़े का काम करता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये नीच लोग हैं, गुलाम लोग हैं ये। इन्होंने ही इनको सबसे पहले नीच कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेजों के यहां रहते रहते उनको पता चल गया था कि जिसको हम आज नीच कह रहे हैं ना, वो चंवर है, राजा है सभी लोग। तो 1944 में इनकी बहादुरी को देखते हुए चमार रेजिमेंट का गठन किया गया। उस वक्त चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेज जानते थे कि हमारे तरफ से लड़ने वाला बहादुर सबसे ज्यादा यही है, चरवंश के लोग हैं। 1944 में चमार रेजिमेंट का गठन होता है। भेजते हैं पूर्व के इलाके में, जहां सिंगापुर है, म्यांमार है, उस तरफ ये चमार रेजिमेंट को भेजते हैं। जब चमार रेजिमेंट के उस वक्त के जो हेड थे, जिनके नेतृत्व में ये बैठा था, उनका नाम था मनमोहन कुरील। मनमोहन कुरील जी ने देखा कि अंग्रेज हम लोग को नौकरी दिया है, लेकिन हमको लड़ने के लिए भेज दिया है यहाँ पे म्यांमार और सिंगापुर में, और यहाँ है आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला आजाद हिंद फौज है। ये बोले कि तो पॉलिटिक्स कर रहा है अंग्रेज लोग हम लोग के साथ। भारत के लोगों से लड़ा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी से। ये कहे कि हम नहीं लड़ेंगे, अपने देश के लोगों पे हम गोली नहीं चलाएंगे, चाहे जो हो जाए, अंग्रेज कुछ भी करता रहे। तो मनमोहन कुरील के नेतृत्व में बगावत कर दिया चमार रेजिमेंट ने। ये मिल गए जाके आजाद हिंद फौज से। अब ये दोनों, चमार रेजिमेंट और आजाद हिंद फौज, दोनों मिलकर अंग्रेज को ही मारने लगे। 1944 में गठन हुआ था चमार रेजिमेंट का, 1946 में इसको भंग कर दिया गया। अंग्रेज ने कहा कि बाप रे बाप, ये सब तो हम ही लोग को मारने लगा। और तब तक आजाद हिंद फौज और चमार रेजिमेंट और जापान की सेना, जापान वाले इतना मारा अंग्रेज को सब मिल के कि इन लोग का हालत खराब कर दिया। अंग्रेज समझा कि बाप रे, ये तो गलती हो गया। तो खैर भंग कर दिया गया, युद्ध खत्म हुआ, जापान की हार हो गई इसमें। अब अंग्रेज लोग खोजने लगा कि हमारे साथ गद्दारी करने वाला इससे कौन है। तो 1946 के बाद 4-5 साल तक, 1948-49 तक इन लोग को खोज के अंग्रेज, इस सब तब तक सिंगापुर के जंगल में, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इस जंगल में लोग छुपा हुआ था। अंग्रेज लोग खोज के इन लोग को मारा। अंतिम जो किसी को मारा था वो 1949 में था, वो जो सैनिक था। आज भी चमार रेजिमेंट के सैनिक हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में चमार रेजिमेंट गठन करने की मांग चल रही है। तो कुल मिलाके अगर आपके मन में जरा सा भी वहम हो कि ये दलित हैं या कुछ खराब हैं, ये वहम निकाल दीजिए। इतिहास इनका गर्व से भरा हुआ है। जब आज़ाद हुआ तो यहाँ जो हमारे देश के नेता थे, उनको लगा कि 800 साल तक, चाहे इब्राहिम लोदी से लेके और अंग्रेज तक, इनके साथ जो चमार लोग जो थे ना, जो चमर वंश के जो राजा थे, इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हो गई, इसलिए इनको SC यानी अनुसूचित जाति में रखा गया।
और इसी जाति के जो आप कई लोग हुए, बाबू जगजीवन राम को आप जान सकते हैं, मायावती को देख सकते हैं, बहुत हुए। और चमार शब्द इनको अंग्रेजों ने दिया था इनको नीचा दिखाने के लिए। नमस्कार।